नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, भारत से सटा हुआ जो म्यांमार का बॉर्डर है, वहां पर जिस तरह से म्यांमार की आर्मी अराकान आर्मी पर एयर स्ट्राइक्स कर रही है, दरअसल उनको कैसे देखा जाए, वो भी इस संदर्भ में कि अभी 1 महीने पहले म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और भारत को भरोसा देकर गए थे कि अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हरगिज नहीं होने देंगे। तो ये अब जो कार्रवाई हो रही है उल्फा पर या अराकान आर्मी पर, कैसे देखा जाए? उसे इस तरह से देखना चाहिए कि जो नौटी बच्चा होता है ना, आस पड़ोस का भी या अपने घर का भी, उसे जब पिछवाड़े पे 1 लाख पड़ती है ना, तो वो सीधा चलता है। ये वही म्यांमार का प्रेसिडेंट है जो 2026 अप्रैल के अंदर अंजू जी सत्ता पे आया, और सत्ता पे आते ही पहले महीने के बाद वो सीधा भारत की यात्रा पर आया। उसके बाद वो चाइना भी गया, मगर भारत में आया और भारत में आके जैसे आपने बताया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम म्यांमार की जमीन का उपयोग भारत पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। ये क्या दर्शाता है? डोवाल जी से मिला था, मोदी जी से मिला था, बहुत सी बातें हुई होगी, बहुत सी चीजें चली होगी। हमें ये तो समझ में आता है कि काफी चीजें डिप्लोमेटिकली सीधे मुंह से नहीं बोली जाती। कहा जाता है कि भैया समझ जाओ, तो इनको जो समझ में आए वैसी भाषा में समझा दिया गया है। इसका नतीजा आप देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी के बेसिस के ऊपर कांस्टेंट बमबारी हो रही है और वहां के रोहिंग्या के ऊपर दहशत आ गई। वो सब दहशत में है कि अगर ऐसे ही बमबारी रोज होती रही तो हम कहां जाएंगे। बांग्लादेश को डर लग रहा है कि 10-12 लाख रोहिंग्या फिर से आ गए तो हम क्या करेंगे। भारत की बॉर्डर पर बीएसएफ एकदम मुस्तैद है, क्योंकि हमारे यहां तो रोहिंग्या जम्मू तक जा चुके हैं। अब ये स्थिति के अंदर दिखता कुछ ऐसा है कि म्यांमार ने अपने सुर बदल दिए। आप देखो, अप्रैल 2026 के 6 महीने पहले भारत ने एक बहुत बड़ी बमबारी की थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी। है बहुत से लोगों को पता नहीं, मगर वो रखाइन स्टेट म्यांमार में आया हुआ उल्फा का सबसे बड़ा अड्डा था। उल्फा मतलब कौन? वो प्रकाश बरुआ वाला उल्फा, जो भारत से अलग होने की बात कर रहा था। तो ये भारत के शत्रु वहां बैठे थे। अप्रैल में ये नया प्रेसिडेंट आता है, आके भारत की सरोजमीन पर अनाउंस करता है कि भारत के विरुद्ध कार्य के लिए हम किसी को म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि म्यांमार के प्रेसिडेंट को पता चल गया उसके ब्रेड की कौन सी साइड पे बटर लगा हुआ है। तो वो चाइना भी गए। चाइना में उनके पास एक प्रपोजल था, मगर उन्होंने वो साइन नहीं किया। वो क्या था? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बांग्लादेश के साथ में जोड़ के बनाना था, मगर वो उन्होंने साइन नहीं किया। दूसरी तरफ काफी लोगों को यह बात का ताज्जुब होगा कि अगर भारत 36,000 करोड़ रुपए का आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, शस्त्र हथियार की निकाई करता है, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 28% म्यांमार को बेचते हैं हम लोग। हमारा सबसे बड़ा देश जो हमारे हथियार खरीदता वो फिलीपींस, आर्मेनिया नहीं है, वो म्यांमार है। तो म्यांमार को समझ में आ गया है। उससे तो बड़ी दर्द हो रहा होगा अमेरिका को भी, चाइना को भी। अमेरिका को इसलिए क्योंकि उसने तो अपना सीआईए का एजेंट, वो जो मैथ्यूज वैन डाइक था, वो यहीं पर तो भेजा था। वो टूरिस्ट वीजा पर भारत में आया, कोलकाता में उतरता है और अवैध तरीके से म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पहुंच गया। वो इन्हीं लोगों को, उल्फा और अराकान आर्मी, इन्हीं के लोगों को तो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था यूक्रेनियन के साथ मिलकर।
एक दिन पहले आप देखिए उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, क्या हालत है उसकी। ये तस्वीरें तो अमेरिका को डरा रही होंगी ना, और ऊपर से अब म्यांमार की कार्रवाई। अमेरिका को और सीआईए को अच्छू जी, ये तस्वीर बहुत कुछ बता देती है। जिंदा है मगर कुछ करने की हालत में नहीं, चल भी नहीं पा रहा है। गांधी जी के देश में अनशन पे उतरा था, मगर दिन के 2 लीटर दूध पी के। आज इनकी ये हालत हो गई है कि जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है अंजू जी, सिंग्स लाइक अ कैनरी। हम कहते हैं ना हिंदी में, तोते की तरह बोलता है। आज वो तोते की तरह बोलता है, और तोते की तरह बोलते बोलते उसने काफी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के राज भी उगले हैं, और साथ में कुछ ऐसी हकीकतें बताई है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ये मैथ्यू वेंडाइट सही में कोई टूरिस्ट नहीं था, कोई फोटोग्राफर नहीं था, वो सीआईए का बहुत सीनियर पर्सनल था। आप एक चीज को याद रखिए मैथ्यू वेंडाइट पे जाने के बाद, कि सीआईए के तकरीबन 17 ऑपरेटिव्स को बांग्लादेश में होटलों के अंदर, स्विमिंग पूल्स में, अलग अलग जगहों पे खत्म कर दिया गया है। अभी किसने किया हमें नहीं पता। अज्ञात बंदूकधारी ने किया, रशियन एजेंट्स ने किया, इजरायली लोगों ने किया, क्या किया, किसने किया पता नहीं, मगर उसी के बाद वो भागा था। फिर उन्होंने, मैथ्यू वेंडाइट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिर उसने यूक्रेनियंस की टोली लेके ड्रोन्स की ट्रेनिंग शुरू की। उसके साथ में ये फर्जी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भारत के अंदर फाइनेंस भगाने के लिए, ये सब बातें बाहर आ रही है एक के बाद एक। आज हमें 6 महीने के अंदर पता चल जाता है। 17-18 मार्च से वो बैठा है अंदर, उसको पकड़ के लाए हैं। आज कौन सा हुआ, 3-4 जुलाई हुई, और काफी चीजें हो गई है। इसके साथ में अंजू जी एक बात तो ये निकल के आ रही है कि 26/11 का जो वाकया था, वो वाकया बहुत गहरी साजिश के तहत हुआ है। ये जो हमारे पीसफुल्स आज निकले हैं ना 61 लोग, जिसमें एक एक्स रॉ चीफ है दुलत साहब जो का वो भी वहां पर रॉ में काम कर रहे थे। और ऐसा कहा जाता है, सुरक्षा एजेंसी के सूत्र ऐसा बता रहे हैं हमें, कि मैथ्यू वेंडाइट ने अपना गाना गाते गाते ऐसा कहा था कि भारतीय सिक्योरिटी का एक हनीबी, जिसे हम कहते हैं मोहरा, वो हनीबी के थ्रू पूरी 26/11 की जानकारी दी गई थी। यानी कि रैकी की गई थी इंफॉर्मेशन जो थी, वो हनी बी जो था उसके जरिए उन आतंकवादियों तक पहुंचाई गई थी। और उस वक्त सर ये एएस दुलत जो है वो क्या रॉ चीफ थे या रॉ में ही किसी और पद पर थे? मेरे हिसाब से वो रॉ चीफ तो नहीं थे, मगर शायद उसके एक आध पद नीचे थे, तो हैंडलिंग तो काफी करते होंगे। और आज ये ही मिस्टर दुलत, वो शांति वार्ता वाले जो 61 है ना हमारे भारतीय देशद्रोहियों, जो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध शुरू करने की बात कर रहे हैं, उनमें मुखर है। ये ड्राफ्ट भी उन्होंने, मेरा तो ये मानना है कि ये ड्राफ्ट भी उन्होंने बना के दिया है। तो ये काफी लंबी चौड़ी चीजें पिछले 20-25 साल की भारत के साथ में क्या क्या हुआ, उसकी बातें मैथ्यू वेंडाइट की जुबानी निकल रही है। सर ये जो वेंडाइक है, इसने तो यहां तक कहा है ना कि एएस दुलत को शायद पता है कि वो हनीबी कौन है। जांच एजेंसियां यही जानकारी दे रही है ना कि जिस हनीबी का जिक्र वेंडाइक ने पूछताछ में किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी एएस दुलत के पास होगी। तो फिर तो नंबर एएस दुलत का भी लग सकता है, जो आजकल बड़े उछले हुए हैं, अमन के फरिश्ते बने घूम रहे हैं, अमन की आशा बने घूम रहे हैं। अब तो एनआईए उनको भी पकड़ सकती है पूछताछ के लिए कि बताइए हनीबी कौन है। नहीं पूछेंगे ना, और मजे की बात तो यह है, दुलत को तो पूछेंगे ही पूछेंगे। मैथ्यू वेंडाइट ने तो वहां तक गाना गाया है
कि अभी भी वो हनीबी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एक्टिवली कार्यरत है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अभी भी घर का बेबी कोई अंदर बैठा हुआ है लंका ढाने के लिए। आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से जो वारदातें एक के बाद एक देश के भागों में हो रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीजों का ताल्लुक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि म्यांमार जैसी जगह, जो कि दो महासत्ताओं के लिए एक पावर स्ट्रगल बन चुकी है, चाइना और यूएस के लिए, उसमें काफी चीजें बाहर आ रही है। देखिए, मैथ्यू वैन डाइक को, सीआईए को बहुत बड़ा इंटरेस्ट था म्यांमार में, क्योंकि उनको वो गोल्डन क्रेसेंट को प्रिजर्व करना था। क्योंकि सीआईए और ड्रग दो चीजें अलग अलग कभी नहीं चल सकती। और ड्रग्स का विश्व भर का सबसे बड़ा कारोबार कोलंबिया के बाद अगर होता था तो ये क्रेसेंट से होता था। तो सीआईए को एक तरफ ये है, दूसरी तरफ चाइना को इंटरेस्ट है म्यांमार के रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर। उन्होंने तो एक पाइपलाइन भी लगाई हुई है, वो पाइपलाइन भी आज कार्यरत है, मगर अब अप्रैल में जाके म्यांमार के प्रेसिडेंट ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। अभी अभी बांग्लादेश के नए नवेले जो चुने गए ना प्रधानमंत्री, खालिदा जिया के बेटे, वो भी जाके आए, उन्होंने साइन कर दिया चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक्चुअली चाइना तो चाहता था कि चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, जिससे भारत के ऊपर नजर भी रखी जाए और भारत को बीच में भी लिया जाए, पकड़ में भी लिया जाए। मगर म्यांमार, खुदा ना खादा, शुक्र करो कि म्यांमार को समझ में चीजें बहुत जल्दी आ गई। जैसे मालदीव्स ने एक तमाचा खाया तो उसकी समझ में आ गई, इसको तमाचा खाए बगैर ही चीजें समझ में आ गई कि मेरे ब्रेड पे बटर कौन सी साइड पे लगा। समझ में आ गई अच्छे तरीके से। एनएस अजीत डोभाल ने समझा दिया जब वो भारत आए हुए थे, क्योंकि भारत के दौरे के बाद चाइना गए और वहां सुर बदले हुए थे, साइन नहीं कर आए। लेकिन इस बीच अब जब ये एनआईए की गिरफ्त में अच्छे से आ गया है, अब तो कस्टडी भी पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त तक बढ़ा दी है। तो आपको लगता है कि सीआईए अपने इस एसेट को इसके हाल पर छोड़ देगा, अबेंडन कर देगा, या इसके साथ चिपका रहेगा, इसको बचाने की कोशिश करता रहेगा? क्योंकि ये तो हर रोज एक नया राज खोल ही रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए बचाने की कोशिश होगी, मगर एक्चुअल में जब ऐसी स्थिति आती है कि कोई एजेंट, नल एंड वॉइड कहते हैं इसको जासूसी की भाषा में, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। मैथ्यू वैन डाइक के साथ में उसका जो पर्पस था वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, म्यांमार के ऊपर पूरा कब्जा नहीं हो पाया, बांग्लादेश के ऊपर जो करना था बांग्लादेश के साथ में वो कर नहीं पाए, और ऊपर से 17 की इतनी बड़ी टीम को उनको गंवाना पड़ा। आके बाकी था तो वो खुद पकड़ में आ गया, और इंडियन एजेंसीज ने उसके पास से तोते की तरह सब उगलवाना शुरू कर दिया। तो बहुत लंबे लंबे राज निकल रहे हैं। मेरी जानकारी तो ये भी कह रही है कि एनआईए के सूत्रों ने और इंडियन रॉ के सूत्रों ने काफी चीजें इसकी मोसाद को भी बताई है, क्योंकि मैथ्यू वैन डाइक ने तो ये भी बताया है कि ये एक डॉग है, उसने डॉग शब्द का प्रयोग किया, ऐसा कहा जाता है, आसिम मुनीर नाम का, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो सीआईए को काफी पता है, तो सीआईए तो ये करती आई है, सालों से करती आई है। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा, क्या किया? सीरिया में किसको मरने दिया उन्होंने? इराक में जो एक समय में उनका बहुत बड़ा साथी था सद्दाम हुसैन को पकड़ के मार दिया खुद। लीबिया में गद्दाफी का क्या हाल किया? तो हिस्ट्री तो यही बताती है ना। और सीआईए के लिए मैथ्यू वैन डाइक इज एक्सपेंडेबल नाउ, क्योंकि वो मुंह खोल चुका है।
मैथ्यू वेंडाइट का जीते रहना शायद उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। इफ ही डाइज टुडे इन इंडियन कस्टडी तो वो लिप सर्विस थोड़ी करेंगे, क्योंकि आज के वक्त में वो भारत से बिगाड़ भी नहीं सकते, मगर ठीक है, खुश होंगे कि भले मर गया। और ये सब चीजों का हमारे एनएसए को पता होता है, हमारे गृह प्रधान को पता होता है। तो गृह प्रधान वो बात सुनिश्चित करेंगे कि मैथ्यू वेंडाइट विल स्टे अलाइव, उसको मरने नहीं देंगे। लेकिन सर, मैथ्यू वेंडाइक को तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि सीआईए से जान का खतरा है। हाँ, सीआईए से बचाना पड़ेगा, मगर आज जहां पर मैथ्यू वेंडाइट को बिठाया गया है 17 मार्च के बाद में, और आज वो जो स्थिति में है, वहां क्या पहुंचने की हिम्मत सीआईए का कोई ऑपरेटिव रखता है? ये बड़ा सवाल आता है। देखिए, रूबियो आया था यहां पर, उसके बारे में उन्होंने जयशंकर से बात की, मगर उनमें वो हिम्मत नहीं थी कि कहे कि मैं मेरे में बंदे से मिल सकता हूं या नहीं। क्या फॉरेन सेक्रेटरी होने के साथ में रूबियो जयशंकर को ये नहीं पूछ सकता था कि क्या मैं अमेरिकी नागरिक से मिल सकता हूं? नहीं पूछा उन्होंने। सर्जियो गौर भी गया था, क्या सर्जियो गौर को मिलने की इजाजत दी गई है? क्या उसने रिक्वेस्ट दी है इंडियन गवर्नमेंट को? नहीं दी है। यही यह दर्शाता है कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ एस्पियोनेज, जो हम कहते हैं जासूसी की दुनिया के अंदर, सर्टेन सोर्सेस आर एक्सपेंडेड, और मैथ्यू वेंडाइट आजकल वो एक्सपेंडेबल की कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। तो उनके लिए बचना तो एकदम नामुमकिन है। वो तो खुदा की खैर करेंगे, मैं तो ऐसा कहूंगा कि भारतीय जेल में बैठा है तो सुरक्षित है। अगर समझ लो मैथ्यू वेंडाइट इधर उधर घूमता होता तो शायद कोई आईएस का और आईएसआई का कोई बंदा आके उनको मार दे जब। क्योंकि देखिए, यूएस हो या चाइना, अपना गंदा काम वो पाकिस्तानियों से करवाते। और म्यांमार, हम म्यांमार की बात कर रहे थे, रेफरेंस म्यांमार का है, साथ में बांग्लादेश भी आता है। तो म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर चाइनीज और अमेरिकी पैसा है। इन सब को लड़ने के लिए और भारत विरोधी कृत्य करने के लिए ट्रेनिंग कौन देता है? आईएसआई देता है। और ये लोग जाके अपना सर कटवाते हैं। मैथ्यू वेंडाइट का भी इसी तरह हाल करेंगे वो लोग। अगर वो जाहिर में दिख गया तो भारतीय एजेंसियों को ये पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। शायद इसीलिए वो लगातार राज भी खोल रहा है, क्योंकि अब उसको पता है कि खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, पाने के लिए शायद जिंदगी उसकी बच जाए। लेकिन म्यांमार जिस तरह से भारत के नजदीक आ रहा है, भारत की सुन रहा है, अपनी जमीन पर भारत के दुश्मनों का खुद खात्मा कर रहा है, तो ये तो अमेरिका और चाइना दोनों को लिए बड़ा डरा भी रहा होगा ना, क्योंकि उनके लिए तो वो हब बहुत जरूरी है। नक्सलियों को जो हथियार भेजे जाते थे चाइना द्वारा, वो भी तो म्यांमार के रास्ते ही आते थे ना, ड्रग्स भी वहां से आते थे। ये मैसेज तो चाइना को तो बहुत गहरा जा रहा है। चाइना शरारतें अपने हिसाब से करेगा। ऐसा मत समझिए कि ये भारत की इस चाल का अगर भारत की चाल उसे समझ ले तो भारत से म्यांमार की नजदीकियां, और कल अभी 24 घंटे नहीं हुए, जापान की प्राइम मिनिस्टर का भारत में आके 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का इन्वेस्ट करना, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ऐसी स्थिति में वो वार तो करने की कोशिश करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। और चाइना 1962 के बाद में देखो आप, तो कभी भी सीधी मारपीट पे नहीं आता। उसने 1962 के बाद में आप देखो कहां पर सीधा वॉर लड़ा है। अमेरिका तो एक बार ही सैन्य भेज भी देता है, उन्होंने लिबिया में किया, इराक में किया, काफी जगह पे किया। मगर चाइनीज आर्मी ने आपने
सुना है कहीं जाके सीधा हमला कर दिया। चाइनीज प्ले अ डिफरेंट गेम, वो अलग अलग खेल खेलते हैं। वो पैसे देते हैं, प्रॉक्सी से अपना काम करवाते हैं। देखिए ईरान को कैसे खड़ा कर दिया, और ईरान की 3 प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला, हुतीस, हमास, कैसे काम कर रहे हैं। हमास की टनल्स के अंदर से वरना 4 चाइनीज इंजीनियर कैसे मिलते आपको 2023 में। यह दर्शाता है 90% ईरान का जो ऑयल सैंक्शंस के बाद में भी चाइना लेता है जी। तो चीन का तो ये गेम प्लान होता है, वो खुद नहीं लड़ता, वो अपने प्रॉक्सीज से लड़वाता है। यूएस भी म्यांमार में वही गेम खेल रहा है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद समीकरण सारे बदल गए हैं, लेकिन म्यांमार में इस वक्त जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, देखते हैं आगे चलकर चाइना किस तरह से रिएक्ट करता है, या अब वैन डाइक को लेकर अमेरिका की क्या पॉलिसी रहती है। लेकिन फिलहाल तो ये सच है कि वैन डाइक ने बहुत सारे ऐसे राज खोले जिससे भारत के अंदर जो 0.5 फ्रंट के लोग बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है। फिलहाल तो जांच एजेंसियों की नजर एएस दुलत पर है, वो जानना चाहेंगे कि ये हनी बी कौन है जो अभी भी एक्टिव है भारत के अंदर। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।